हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको घरेलू हिंसा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसको कंप्लीट आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सारे कंसेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने टाइम टू टाइम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं। अगर आप एज इट इज बेरेक्ट की लैंग्वेज, बेरेक्ट की लाइनें और शब्द समझना चाहते हो तो वो लेक्चर्स आप देख लीजिए। घरेलू हिंसा की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आज एमडी लॉ क्लासेस पे पहली बार मैं कंप्लीट एक सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। फास्ट रिवीजन आपको करवाने वाली हूँ कि हर एक वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, हर एक सेक्शन का क्या मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का ये एक्ट है जिसमें टोटल हम 5 चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है जिसमें 2 सेक्शन 1 एंड 2 है। चैप्टर 2 घरेलू हिंसा जिसमें सेक्शन 3 है। चैप्टर 3 हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, गवर्नमेंट, आश्रय गृह, चिकित्सा गृह, इनकी क्या ड्यूटीज होती है 4 to 11 तक। देन चैप्टर 4 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल चीजें जो कोर्ट में काम आती है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन करना, ऑर्डर्स देना। ये 5 ऑर्डर्स हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। उसके बाद चैप्टर 5 हम पढ़ते हैं मिसलेनियस, बची कुची चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आज सेक्शन 1 से लेके 37 तक सारे सेक्शंस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। एक्सटेंट क्या है? इसका होल ऑफ इंडिया पे। कब से हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से हुआ। देन सबसेक्शन 3 कहता है इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, तो नोट करके लिखेंगे। कमेंसमेंट डेट है इसकी 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006। देन आ जाइए सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज। मेंस का भी अच्छा क्वेश्चन है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू के भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कहता है व्यथित महिला। व्यथित महिला वो महिला होती है जिसके साथ इस एक्ट में कोई घरेलू हिंसा हुई है। देन बालक। बालक कौन? ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम का है। ये जो मैं बता रही हूँ ना, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रतिकर आदेश कौन सा? जो सेक्शन 22 में बताया है। अभिरक्षा आदेश कौन सा? जो सेक्शन 21 में बताया है। DIR, देखो इसमें घरेलू घटना रिपोर्ट है, इसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं DIR। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। डीवी एक्ट में जो रिपोर्ट दी जाती है घरेलू हिंसा की उसे DIR कहा जाता है। देन घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशन। देखो जब कोई हस्बैंड एंड वाइफ या कोई भी ऐसे रिलेटिव जो एक ही फैमिली में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक रिलेशन। जैसे मदर और फादर एक ही फैमिली में रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक रिलेशन। हस्बैंड एंड वाइफ उसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक रिलेशन, जब वो एक ही फैमिली में एक साथ रहते हैं। देन घरेलू हिंसा का वही मतलब जो सेक्शन 3 में बताया है। दहेज का वही मतलब जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में बताया है। देन मजिस्ट्रेट। देखो यहाँ पर हमें कहता है कि मजिस्ट्रेट वो जो कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है। अब मैजिस्ट्रेट हम वहां का काउंट करेंगे जहां पर एग्रीव्ड पर्सन रहता है, व्यथित व्यक्ति रहता है या जहां घरेलू हिंसा घटित हुई है। फिर कहता है चिकित्सीय सुविधा। चिकित्सीय सुविधा वो जो स्टेट गवर्नमेंट हमें यहाँ पर बताती है। देन धनीय अनुतोष, वेरी इंपॉर्टेंट है। धनीय अनुतोष का मतलब होता है ऐसा धन का अनुतोष जो कि घरेलू हिंसा होने के बाद व्यथित व्यक्ति को प्रत्यर्थी से दिलाया जाता है। व्यथित व्यक्ति कौन है? अभी मैंने आपको बताया जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। प्रत्यर्थी कौन? जिसने घरेलू हिंसा की है। जिसने घरेलू हिंसा की है, मारपीट किसी फीमेल के साथ की है। देन अधिसूचना, नोटिफिकेशन छोड़ दो। विहित का मतलब होता है नियम। इस एक्ट में कौन सी चीजें, कौन से रूल्स बताए गए हैं उसे कहते हैं विहित। संरक्षण अधिकारी कौन? जो सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में अपॉइंट किया गया है। संरक्षण आदेश वो जो सेक्शन 18 में है। निवास आदेश वो जो सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है। देन प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी ऐसा मेल पर्सन जिसने व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा की है।
देन सेवा प्रदाता कौन, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है, जो महिला और बालक के अधिकारों की बात करते हैं। सांझी गृहस्थी, शेयर हाउस होल्ड, मतलब कि ऐसे पर्सन जो एक ही घर में रहते हैं, अपने घर को शेयर करके किसी डोमेस्टिक रिलेशन में रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो उनको क्या माना जाता है, सांझी गृहस्थी माना जाता है। चाहे वो ओनरशिप में रह रहे हो, चाहे किराए पर रह रहे हो, जब एक साथ रह रहे हैं एक ही घर को शेयर करते हुए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर हाउस होल्ड बोलते हैं। उसके बाद आश्रय गृह है कौन, जो स्टेट गवर्नमेंट हमें यहाँ पर बताती है। तो यहाँ पे ये ए से लेके और लास्ट एन तक हमें यहाँ पर एन न तक यहाँ पे हमें डेफिनेशन बताई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन आ जाओ सेक्शन नंबर 3, घरेलू हिंसा। देखो घरेलू हिंसा क्या होती है, एक्चुअल में फीमेल के साथ मारपीट करना, मेंटली टॉर्चर करना, उसकी इमोशंस के साथ खेलना, टोंट मारना, क्या होती है, घरेलू हिंसा होती है। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई मारपीट तो नहीं हुई उसके साथ तो घरेलू हिंसा नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि मारपीट हो तभी घरेलू हिंसा मानी जाएगी। मेंटली टॉर्चर भी क्या होता है, घरेलू हिंसा होती है। अब देखो घरेलू हिंसा कर कौन रहा है, प्रत्यर्थी कर रहा है। अब प्रत्यर्थी क्या कर रहा है, व्यथित व्यक्ति के हेल्थ लाइफ या जीवन को संकट करता है, उस अपनी पावर का मिसयूज करता है, क्षति पहुंचाता है, तो वो क्या है, घरेलू हिंसा है। जिसमें शारीरिक दुरुपयोग भी आता है, सेक्सुअल मिसयूज भी आता है, मौखिक दुरुपयोग भी आता है, और भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग भी इसमें शामिल होता है। इन सब का क्या मतलब है, ये हम आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो पहला, किसी फीमेल की लाइफ को डेंजर डालना, घरेलू हिंसा है। उसकी दहेज या अन्य संपत्ति की मांग करना, घरेलू हिंसा है। या फिर उसके साथ ऐसी कोई धमकी रखना, घरेलू हिंसा है। या व्यथित व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, उत्पीड़न करना भी क्या है, घरेलू हिंसा है। अब देखो शारीरिक दुरुपयोग में आपको पता है बॉडी से रिलेटेड आप उसको क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, इंजरी कर रहे हो। लैंगिक दुरुपयोग, सेक्सुअली तरीके से उसके साथ गलत यूज कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो। मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग में क्या होता है कि आप उसकी डिग्निटी को खराब कर रहे हो, आप उसे ऐसे टोंट मार रहे हो कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती या लड़का पैदा नहीं कर सकती। इस तरीके के टोंट कसना भी क्या होता है, घरेलू हिंसा माना जाता है। और आर्थिक दुरुपयोग में कोई आर्थिक या वित्तीय संसाधनों को उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी जो भी ऐसी चीजें हैं, स्त्री धन है, अगर आप उसे यूज करते हो या उसे यूज करने की धमकी देते हो, तो वो किस में माना जाता है, आर्थिक दुरुपयोग में माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 4, प्रोटेक्शन ऑफिसर को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्वों का अपवर्जन। जब भी घरेलू हिंसा होती है तो इन्फॉर्मेशन किसको देंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर को देंगे। प्लस अगर मान लो जिसने इंफॉर्मेशन दी है और बाद में पता चलता है कि भाई कोई घरेलू हिंसा नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को कोई लाइबिलिटी उसके ऊपर इंपोज नहीं होगी, उसे कोई भी हम पनिशमेंट नहीं देंगे क्योंकि उसने गुड फेथ में ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी। देन सेक्शन 5 कहता है पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट की कर्तव्य है। पुलिस ऑफिसर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, मजिस्ट्रेट का क्या कर्तव्य होता है कि भाई वो ऐसी व्यथित व्यक्ति को बताए कि तू तेरे साथ अगर घरेलू हिंसा हुई है तो तू डीवी एक्ट में संरक्षण आदेश प्राप्त कर सकती है, निवास आदेश प्राप्त कर सकती है, धनीय अनुतोष प्राप्त कर सकती है, प्रतिकर आदेश प्राप्त कर सकती है। सेवा प्रदाता की हेल्प ले सकती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की हेल्प ले सकती है, फ्री लीगल एड ले सकती है, या फिर तू अपना केस किसी और एक्ट में भी इंस्टीट्यूट कर सकती है, आईपीसी या बीएनएस में। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 6, आश्रय गृह के कर्तव्य। देखो आश्रय गृह का क्या कर्तव्य होता है कि जब भी व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या सेवा प्रदाता आश्रय गृह वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे भाई अनुरोध करते हैं कि ऐसी किसी फीमेल के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो उसको तू रहने के लिए जगह दे, आश्रय गृह तू उसे प्रोवाइड करवा। इसके लिए एप्लीकेशन कौन लगाता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सेवा प्रदाता क्या करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। देन सेक्शन 7 कहता है चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य। अब मेडिकल रिलीफ,
व्यथित व्यक्ति को देनी है, तो इसके लिए कौन कहता है, तो व्यथित व्यक्ति कहती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर कहता है, या सर्विस प्रोवाइडर कहता है जिसके पास ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज का कंट्रोल है, उसके पास जाके कहते हैं कि भाई ये एक महिला है जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो इसको ऐसी चिकित्सीय सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए। देन आ जाओ सेक्शन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। कौन प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करता है, तो देखो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एवरी डिस्ट्रिक्ट में जितने हो सके उतने प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी फीमेल को। प्रायोरिटी किसको देंगे, फीमेल को देंगे। इनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी, क्या एक्सपीरियंस होगा, ये सब स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। देन अब इस प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या कर्तव्य, क्या कार्य, क्या ड्यूटीज होती है, तो भाई मजिस्ट्रेट को हेल्प करना इसकी ड्यूटी होती है। घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को बताना, ये इसकी ड्यूटी होती है। किसी मजिस्ट्रेट को यदि व्यथित व्यक्ति प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए क्लेम करती है, तो ऐसी एप्लीकेशन करना मजिस्ट्रेट को, ये इसका काम है। या फिर व्यथित व्यक्ति को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना, ये इसका काम है। मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन वाले लोकल एरिया में सेवा प्रदाता की एक लिस्ट बनाना, ये भी प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है। और यदि व्यथित व्यक्ति चाहता है, कोई आश्रय गृह चाहता है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को की जाएगी। और अगर व्यथित व्यक्ति को कोई ऐसी बॉडीली इंजरी हुई है, तो भाई उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना, मेडिकल एग्जामिनेशन करना, उसके लिए अप्लाई करना, ये भी प्रोटेक्शन ऑफिसर का ही काम होता है। प्लस अगर कोई मॉनेटरी रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन करना ही प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 9 में ये काम करता है। देन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 10, सर्विस प्रोवाइडर। ये भी हमारा मेंस का क्वेश्चन है। ये सर्विस प्रोवाइडर एक संस्था होती है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन एक ऐसी संगम या कंपनी होती है जो कि अपने जो खुद को एज अ कंपनी, जिसका काम होता है महिलाओं और बालकों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना, महिलाओं और बालक के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना। तो ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं, बताते हैं कि भाई हमारा ये काम है, हम ऐसी संस्था है जो महिलाओं और बालकों के प्रति काम करते हैं, तो हम अपनी संस्था या कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट सारी चीजें देख लेती है, हाँ जी ये सही है, तो खुद को क्या करती है, खुद के पास ऐसी कंपनी को सेवा प्रदाता के नेम से रजिस्टर्ड करती है। अब सेवा प्रदाता के पास कौन कौन सी पावर होती है, तो यदि व्यथित व्यक्ति चाहता है घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना, तो रिपोर्ट करेगा और उसकी एक कॉपी किसको देता है, मजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन ऑफिसर को देता है। ये किसका काम है, सर्विस प्रोवाइडर का है। अगर व्यथित व्यक्ति कोई मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहता है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर और पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट की कॉपी देता है। प्लस व्यथित व्यक्ति अगर चाहता है कि आश्रय गृह लेना, तो भी आश्रय गृह की रिपोर्ट भी आगे ऐसे पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर खुद को गवर्नमेंट के पास एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है, जिसका काम होता है महिलाओं और बालकों के लिए काम करना। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3 की इस अधिनियम के अधीन घरेलू हिंसा के निवारण के लिए शक्ति और प्रयोग में अगर गुड फेथ में कोई काम ऐसा कर देता है सर्विस प्रोवाइडर, तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती। देन आ जाओ सेक्शन नंबर 11, सरकार के कर्तव्य। यहाँ पर जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, मतलब यहाँ पे काम सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। क्या काम करती है, तो भाई लोक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करती है। प्लस क्या करती है, पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के जो सदस्य होते हैं उन पे समय समय पर उनको जानकारी और उनको ट्रेनिंग देती है। प्लस क्या करती है, यहाँ पे मानव संसाधनों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। और यहाँ पे क्या करती है, विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकॉल भी तैयार करती है। तो ये काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो चारों की पॉइंट आपको इस सेक्शन के साथ लिखने हैं। देन आ जाओ सेक्शन नंबर 12, मजिस्ट्रेट को आवेदन। मैंने सेक्शन 12 पे भी अलग से एक लेक्चर बना रखे हैं, जिसमें बेरेक्ट की हर एक लाइन को पढ़ते हुए मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया है, तो वहां पर भी आप वो लेक्चर देख लेना। क्या कहता है, मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन कर सकता है, सबसेक्शन 1 में व्यथित व्यक्ति, प्रोटेक्शन ऑफिसर या व्यथित व्यक्ति की ओर से अन्य
व्यक्ति भी यहाँ पे क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है। इसके बाद कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास जब हम आवेदन करते हैं तो कौन कौन सा रिलीफ ले सकते हैं, तो भाई जो भी संरक्षण आदेश है, निवास आदेश है, प्रतिकार आदेश है, धनीय अनुतोष है, अभिरक्षा आदेश है, उसके लिए एप्लीकेशन इस सेक्शन में की जा सकती है। फिर कहते हैं एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होगा, तो भाई जो हमें बताया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा वही होगा। फिर पहली सुनवाई की डेट कब होगी, तो जिस दिन एप्लीकेशन मिल गई उसके 3 डेज के अंदर फर्स्ट हियरिंग होगी। और मैटर का निपटारा कितने दिन में किया जाएगा, तो जिस दिन प्रथम सुनवाई हो गई उस दिन से 60 दिन के भीतर मैटर को डिस्पोज करने की कोशिश की जाएगी। देन सेक्शन 13 कहते हैं सूचना की तामील। जब सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी जाएगी, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जाके प्रत्यर्थी के पास सूचना की तामील करवाएगा। कितने दिन के अंदर, 2 दिन की अवधि के भीतर। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 कहता है परामर्श। किससे परामर्श लेगा, तो मजिस्ट्रेट को जब ठीक लगता है तब वो प्रत्यर्थी और व्यथित व्यक्ति को या तो अकेले या सर्विस प्रोवाइडर के किसी मेंबर से जिसके पास ऐसा एक्सपीरियंस है परामर्श लेने का डायरेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे परामर्श लेने के लिए कह कौन रहा है, मजिस्ट्रेट कह रहा है। किससे परामर्श लेंगे, सेवा प्रदाता से लेंगे। कौन लेगा, प्रत्यर्थी लेगा और व्यथित व्यक्ति लेगा। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2 कि जब मजिस्ट्रेट ने सबसेक्शन 1 में कोई डायरेक्शन जारी किया है परामर्श लेने का, तो वह कितने दिन के अंदर होगा, 2 मास की अवधि के भीतर नियत करेगा। तो अगली हियरिंग कब होगी, 2 महीने के भीतर होगी। मतलब 2 महीने का टाइम होगा कि आप इससे क्या कर सकते हो, सेवा प्रदाता से परामर्श ले सकते हो। देन 15 कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जब जब उसे ठीक लगता है तो ऐसे व्यथित व्यक्ति के नातेदार या व्यथित व्यक्ति को जो परिवार के कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है सेवाएं प्राप्त कर सकेगा। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 16 कहते हैं कैमरा ट्रायल करना, कि जब भी व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी को लगता है तो भाई वो क्या कर सकते हैं, कैमरा ट्रायल के लिए कह सकते हैं। ये कैमरा ट्रायल का मतलब होता है कि कार्यवाही को बंद कमरे में करना। देन 17 कहते हैं सांझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। किसको अधिकार होगा, तो भाई व्यथित व्यक्ति को होगा। व्यथित व्यक्ति यहाँ पे क्या करेगी, सांझी गृहस्थी में निवास करेंगे। 18 कहता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, मेंस का सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑर्डर हम किसके अगेंस्ट देते हैं, प्रत्यर्थी के अगेंस्ट। किसके फेवर में देते हैं, व्यथित व्यक्ति के फेवर में देते हैं, कि जब जब घरेलू हिंसा होती है तब तब प्रत्यर्थी के विरुद्ध एक प्रोटेक्शन ऑर्डर आता है जिसमें प्रत्यर्थी को मना किया जाता है घरेलू हिंसा का काम नहीं करेगा, दुष्प्रेरण या हेल्प नहीं करेगा। जहां व्यथित व्यक्ति अगर काम कर रही है, स्कूल में पढ़ती है, बालक है, या जहां वो आती जाती है वहां पर तू नहीं जाएगा। व्यथित व्यक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यथित व्यक्ति के कोई संपत्ति है, आस्तियां है, तो तू किसी और को नहीं देगा, आगे उनको नहीं बेचेगा। प्लस जो भी नातेदार है, रिलेटिव है, उनको किसी भी प्रकार की धमकी नहीं देगा और अन्य कार्य नहीं करेगा जो कि इस प्रोटेक्शन ऑर्डर में कोर्ट को ठीक लगता है ऐड कर सकता है। तो सेक्शन 18 में ये काम करने से प्रत्यर्थी को रोका जाता है। देन सेक्शन 19 कहता है निवास आदेश। निवास आदेश में हमें क्या क्या चीजें बताई गई है, देखो निवास आदेश तो केवल सबसेक्शन 1 में ही बताया है, आगे सबसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो हमें एक्स्ट्रा चीजें बताती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। निवास आदेश में कोर्ट क्या कहता है, प्रत्यर्थी को कहेगा कि भाई सांझी गृहस्थी से तू किसी फीमेल को बेकब्जा नहीं करेगा। प्रत्यर्थी को बोलेगा कि भाई जिस गृह में ऐसी घर में तुम रहते थे वहां से तू दूर रहेगा, वहां पे व्यथित व्यक्ति रहेगी। प्लस व्यथित व्यक्ति को निवास करने के लिए वहां पे जहां पे वो निवास कर रही है वहां पे जाने से रोक देगा। प्लस व्यथित व्यक्ति जहां पे रह रही है वहां पे जाने से रोक देगा और सांझी गृहस्थी को आगे किसी और को बेचने या ट्रांसफर करने से भी मना कर देगा। और तो और प्रत्यर्थी को सांझी गृहस्थी के अधिकार को यूज करने से भी कोर्ट यहाँ पे प्रत्यर्थी को रोक देगा और प्रत्यर्थी को कहेगा कि अदर कोई ऐसी फैसिलिटीज है जो व्यथित व्यक्ति पहले यूज करती थी तो वो भी तुझे अब प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति को देनी पड़ेंगी। तो इस तरीके के निवास आदेश जो है कोर्ट यहाँ पे प्रत्यर्थी को देते हैं। फिर सबसेक्शन 2 कहते हैं
कि अगर कोई एडिशनल कंडीशन ऐड करनी है तो इस निवास आदेश में कोर्ट वो भी कर सकता है। प्लस यहाँ पे अगर कोई बॉन्ड भरवाना है तो कोर्ट बॉन्ड भरने के लिए भी उसको कह सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे सीआरपीसी के चैप्टर 8 को फॉलो किया जाएगा। जो बॉन्ड हम भरवाएंगे उसमें सीआरपीसी के चैप्टर 8 को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट यहाँ पे कहेगा प्रत्यर्थी को कि प्रोटेक्शन देने या उसकी सहायता के लिए कोई अगर ऑर्डर है तो उसके लिए भी आदेश जारी करेगा और पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को डायरेक्शन देगा कि भाई देख जाके वहां पे ये प्रत्यर्थी कहीं इस ऑर्डर को फुलफिल होने से रोक तो नहीं रहा है। उसके अलावा अगर कोई वित्तीय आवश्यकताएं हैं व्यथित व्यक्ति को दिलानी है तो कोर्ट यहाँ पे वो भी ऑर्डर दे सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे कहता है कि अगर फीमेल का कोई स्त्री धन है या अन्य संपत्ति है जिसकी वो हकदार है तो प्रत्यर्थी को कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई ये चीज जो है तू व्यथित व्यक्ति को दे दे। इसके बाद सेक्शन 20 कहता है धन का अनुतोष। धन का अनुतोष हम तब दिलाते हैं जब कोई हानि होती है, कोई खर्चे होते हैं या कोई नुकसानी होती है या कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर है, इस तरीके की चीजें जो कि मनी से कनेक्टेड होती है। तो मनी के लिए चीजों को जब कोर्ट ऑर्डर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, धन का अनुतोष कहते हैं। अब धन का अनुतोष या भरण पोषण का कोई ऑर्डर दिया है, एक साथ देना है, किस्तों में देना है या फिर इंस्टॉलमेंट में देना है, उसके लिए भी कोर्ट हमें कहेगी। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 21 कस्टडी ऑर्डर। अगर मान लो उनकी कोई संतान है, मान लो अगर व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी की कोई संतान है तो संतान की अस्थायी कस्टडी फीमेल को व्यथित व्यक्ति को दी जा सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई एक दो बार बीच में मिलना चाहिए, प्रत्यर्थी मिल सकता है बच्चों से, तो कोर्ट वो भी ऑर्डर दे सकता है। लेकिन कोर्ट को लगता है कि ना भाई नहीं मिलना चाहिए क्योंकि नुकसान हो सकता है, तो फिर कोर्ट यहाँ पे मना भी कर सकता है। इसके बाद प्रतिकर आदेश, अगर कोई एक्स्ट्रा नुकसानी हुई है तो कोर्ट यहाँ पे कह सकता है कि भाई एक्स्ट्रा कंपनसेशन के लिए भी कोर्ट यहाँ पे दे सकता है। उसके बाद सेक्शन 23 कहते हैं अंतरिम और एक पक्षीय आदेश। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बीच में ट्रायल चल रही है, केस चल रहा है और केस के बीच में अगर कोई ऑर्डर देना है तो कोर्ट वो भी दे सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरिम ऑर्डर कहते हैं। और ये एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब होता है कि एक पार्टी को सुनकर भी कोर्ट अपना यहाँ पे ऑर्डर दे सकती है, एक्स पार्टी ऑर्डर जिसे अपने कहते हैं। 24 कहते हैं कोर्ट द्वारा आदेश की कॉपी को फ्री ऑफ कॉस्ट देना। अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो ऐसे ऑर्डर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट किसको देगी, पुलिस ऑफिसर को देगी, या फिर ऐसे सेवा प्रदाता को भी ऐसी ऑर्डर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकती है। प्री का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। 25 कहता है आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन, कि अगर एक बार कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया तो वो तब तक प्रवर्त में रहेगा जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता या जब तक कोर्ट उससे डिनाई नहीं कर देता है। देन इसके बाद 26 कहते हैं अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष, कि सेक्शन 18 संरक्षण आदेश, 19 निवास आदेश, 20 धनीय अनुतोष, 21 कस्टडी ऑर्डर और 22 कंपनसेशन ऑर्डर में जब भी कोई सिविल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया है तो फिर अगर आप दूसरा केस करते हो तो दूसरे कोर्ट को बताना पड़ेगा कि पहले वाले कोर्ट ने हमें क्या ऑर्डर दिया था। इसके बाद सेक्शन 27 कहता है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। अब डीवी एक्ट का केस किन के पास कर सकते हैं, या तो एफजेएम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, जहां व्यथित व्यक्ति निवास करता है, जहां प्रत्यर्थी निवास करता है या जहां घरेलू हिंसा हुई है, वहां पर भी हम डीवी एक्ट का केस कर सकते हैं। देन सेक्शन 28 कहता है प्रोसीजर। अब जो सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22 या 23 के अधीन जितनी भी कार्यवाहियां हैं या सेक्शन 13 के अधीन जो सीआरपीसी के अधीन द्वारा शासित होंगे, तो सारा प्रोसीजर जो होगा वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब ट्रायल्स जो होगी, चाहे सम्मन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, तो वो सारी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही होगी। देन अपील, किसके पास अपील कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की अपील कहाँ होती है, सेशन कोर्ट में होती है। कितने दिन के अंदर करनी होती है, तो 30 डेज के अंदर ये अपील यहाँ पर करनी होती है। तो ये यहाँ तक हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 मिसलेनियस के बारे में। देखो इस लेक्चर का मेन पर्पस ही ये है
कि आपको फास्ट तरीके से डीवी एक्ट अगर एक बार में पढ़ना है तो क्या क्या चीजें हमें डीवी एक्ट में दी गई है वो पढ़नी। बाकी लाइन वाइज अगर आपको डीवी एक्ट पढ़ना है, वेर एक्ट का एक एक लाइन एक एक शब्द अगर आपको पढ़ना है तो अपने एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू ईयर पे 2026 में एमडी लॉ क्लासेस हर एक स्टेट की जुडिशरी एपीओ एडीपीओ के अकॉर्डिंग नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो वो बैच में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब पे 399 की मेंबरशिप चल रही है, जिसमें डीवी एक्ट कंप्लीट एक एक शब्द विद केस लॉज हमने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें वहां डिस्कस कर रखी है। तो एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन का ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक करने के बाद पहली मेंबरशिप खुलेगी 59 की। अगर बीएस से पढ़ना है तो 59 रुपीज में भी पढ़ सकते हो। और इसके अलावा बीएनएस वहां चल रहा है, डीवी हो चुका है, पोक्सो हो चुका है, तो वहां पे आप वो सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड 399 मेंबरशिप में बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मेंबरशिप है 2026 का भी नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, विद रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी और ओनली रिकॉर्डेड आपको ज्वाइन करनी है, तो यूट्यूब पे मेंबरशिप अपनी चल रही है। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। क्या कहते हैं सेक्शन 30, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सेवा प्रदाताओं के सदस्य क्या होंगे, एक लोक सेवक समझे जाएंगे। याद करो हम आईपीसी पढ़ते थे, आईपीसी का सेक्शन 21, बीएनएस के सेक्शन 2 के 28 क्लोज में हम लोक सेवक पढ़ते हैं, तो वहां पर जाके फटाफट लिख दीजिए एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में कि प्रोटेक्शन ऑफिसर भी एक लोक सेवक होता है और सेवा प्रदाता जो डीवी एक्ट में हम पढ़ते हैं वो भी एक लोक सेवक समझा जाता है। और इसके साथ बीएनएस का सेक्शन लिखो 2 का 28, क्योंकि अब हम आईपीसी तो पढ़ते नहीं है, तो अब हम बीएनएस पढ़ रहे हैं, तो बीएनएस में हमें पता होना चाहिए कि लोक सेवक हम कहाँ पढ़ते हैं। देन कहते हैं सेक्शन 31, प्रत्यर्थी द्वारा प्रोटेक्शन ऑर्डर के भंग करने के लिए पेनल्टी, कि अगर प्रत्यर्थी प्रोटेक्शन ऑर्डर या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर को भंग करता है तो वो एक अपराध होगा। कितनी पनिशमेंट मिलेगी, लिखो 1 ईयर या 20,000 तक जुर्माना या दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे पनिशमेंट का हमारा प्री का क्वेश्चन आता है। इसके बाद सेक्शन 32, संज्ञान और सबूत। देखो यहाँ पे कहता है कि 31 सबसेक्शन 1 के अधीन जो अपराध होगा वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल नेचर का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी एग्जाम में आ चुका है, अब भी नोट कर लो। डीवी एक्ट में जो ऑफेंस होंगे उनकी नेचर क्या है, कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय और नॉन बेलेबल मतलब अजमानतीय होंगे। इसके बाद 33 कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए पेनल्टी। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ही अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करेगा, असफल रहेगा, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 1 ईयर या 20,000 तक जुर्माना या दोनों। तो चाहे प्रत्यर्थी यहाँ पे काम ना करे, चाहे प्रोटेक्शन ऑफिसर काम ना करे, तो दोनों को पनिशमेंट यहाँ पे सेम ही मिलेगी। देन 34 कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान, कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के विरुद्ध कोई प्रोसिक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट पूर्व मंजूरी न दे दे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन से कोई भी परिवाद फाइल नहीं किया जाएगा। किसके अगेंस्ट, इस प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट। देन 35 कहता है गुड फेथ में की गई कार्यवाही के लिए प्रोटेक्शन। इस एक्ट में जितने भी ये व्यक्ति हमने पढ़े, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस अधिकारी, ये अपनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं और गुड फेथ में कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। सिंपल कहूं तो कोई केस नहीं होगा। 36 अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना, मतलब डीवी एक्ट अपना काम करेगा और अदर एक्ट अपना काम करेंगे, इन दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो वो एक्ट अपनी जगह लागू होगा, ये एक्ट अपनी जगह लागू होगा। और आज का लास्ट सेक्शन, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, कि डीवी एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन 1 से 37 तक का फास्ट रिवीजन
रिवीजन करवाया है, जिसमें अब आप अगर मेंबरशिप ज्वाइन करके एक एक शब्द पढ़ोगे तो डीवी एक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और साथ के साथ याद भी हो जाएगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी लेक्चर कैसा लगा उसके लिए कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और मेंबरशिप ले ली है स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि मैं आपको उसके ग्रुप में ऐड कर दूं। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स आ चुके हैं उसके नोट्स की पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।